घरों में और समाज में डराया जाता है कि अगर आप अभी नहीं करोगे, अभी आपको लग रहा है कि क्योंकि जवानी में तो हर कोई आक्रोश दिखाता है, मना ही करता है, मगर ये बोल के डराया जाता है कि अभी नहीं कर रहे हो, बाद में पछताओगे, बाद में मिलेगी नहीं, ढूँढोगे, पागलपन नहीं, करोगे। आप तो हो सकता है पछताओ, हो सकता है ना पछताओ। और जो नहीं करते वो पछताते हैं, इसके प्रमाण बहुत कम हैं, क्योंकि जिन्होंने नहीं करी वैसे लोग ही बहुत कम हैं। तो आपको भविष्य के बारे में एक संभावना बताते हैं कि भाई तुमने विवाह नहीं करा तो तुम पछताओगे। वो एक संभावना है जो हो भी सकती है सच और ना भी हो। लेकिन जिन्होंने करा है उनसे पूछो कि तुम्हारी क्या हालत है, तुम कितना पछता रहे हो, अपनी तो बताओ। मेरी बात तो अभी संभावित है, प्रोबेबिलिस्टिक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन तुम बताओ ना। और तुम्हारे ही जैसे सब हैं जो सब करके बैठे हैं, तुम अपने पछतावे की बात नहीं बताओगे क्या? तुम अपने पछतावे की बात नहीं बताओगे? हम्म? इसमें आचार्य जी अगर एक आम भारतीय की ज़िंदगी देखी जाए तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा रीडिंग या फिर स्पोर्ट्स या म्यूज़िक या जितनी भी और दूसरे अन्य सोर्स होते हैं एक तरीके से प्लेजर के या हैप्पीनेस के, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहते हैं। जिसकी वजह से आपके साथ जो भी, पहली बात तो आप एक व्यक्ति को तलाशते हो उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए, और अगर आपको कोई मिल भी जाता है तो आप उसके ऊपर वो सारा बर्डन डाल देते हो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय हम लोग इतने इन्वेस्टेड क्यों हैं रिलेशनशिप्स में। वही बात है, देखो, जीवन में सबको दुख से मुक्ति चाहिए। चेतना की प्रकृति होती है दुख, और चेतना का स्वभाव और नियति होती है आनंद। ठीक है? बच्चा पैदा होते ही रोता है। छोटे बच्चों को देखो, वो ज़्यादातर रोते ही रहते हैं। किसी घर में कोई छोटा बच्चा हो, इसकी पहचान इस बात से आ जाएगी कि वहाँ से रोने की बहुत आवाज़ें आएंगी। तो चेतना की प्रकृति दुख है, चेतना दुख लेकर पैदा होती है, लेकिन उसको चाहिए होती है दुख से मुक्ति। अब दुख से मुक्ति के दो तरीके होते हैं। जो असली तरीका होता है वो महंगा होता है, जो नकली तरीका होता है वो सस्ता होता है। असली तरीका वही है जिसकी आपने बात करी, कि पढ़ो, आगे बढ़ो, चुनौतियां स्वीकार करो, अपने भीतर जो भी डर और भ्रम है उनको तोड़ो, और तोड़ने में जो कष्ट होता है उससे गुजरो। ये दुख से मुक्ति का असली तरीका है, लेकिन ये महंगा तरीका है। तो हम ये महंगा तरीका स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं दुख से मुक्ति का सस्ता सौदा कर लेंगे। सस्ता सौदा क्या होता है? कि जीवन में एक लड़की ले आओ या एक लड़का ले आओ और उससे चिपक जाओ। कम से कम कुछ वर्षों तक उससे देह सुख मिलता रहेगा। हर क्षण नहीं मिलता, पर बीच बीच में मिलता रहता है, तो उससे एक तरह की सांत्वना बनी रहती है। और फिर बच्चे वगैरह आ जाएंगे और उनकी जिम्मेदारियां हो जाएंगी, भाई पैदा किया है तो अब इसको पालो पोसो बड़ा करो। तो अपने दुख में बहुत उतरने का, अपने दुख का बहुत सामना करने का फिर समय ही नहीं मिलेगा ना। 100 तरह की जिम्मेदारियों में बंध जाओगे। तो ये सब जीवन की रिक्तता को भरने के नकली तरीके होते हैं। कि 25-28 के हो गए, जीवन में कोई सार्थक उद्देश्य तो है नहीं, तो क्या किया? जाके ब्याह किया। क्योंकि जीवन में कुछ ऊंचा, अच्छा, सुंदर, चुनौतीपूर्ण था ही नहीं, और वो अपने आप नहीं आ जाता, उसको तलाशना पड़ता है। ठीक है ना? जीवन को सौंदर्य देना पड़ता है। एक पत्थर की तरह होते हैं हम, उस पर शिल्पकार की तरह छेनी हथौड़ी चलानी पड़ती है। तो मेहनत भी करनी पड़ती है और दर्द भी झेलना पड़ता है और अनिश्चितता से गुजरना पड़ता है। तब जा करके जो अपनी आकृति होती है, अपनी प्रतिमा होती है, वो उभर कर सामने आती है सुंदर। अब वो सब कौन करे? 25-28 के हो गए, वो कुछ करने को नहीं है, नौकरी वोकरी किसी तरह से लग गई है कुछ, और अकेलापन बहुत सताता है, काम वासना उठती है, और समाज में जिधर देखते हो उधर दिखाई देता है कि सबका ब्याह हो गया,
जिन लड़कों के साथ इधर उधर घूम के लफंगई करते थे वो सब बाप बनने लग गए, तो तुम कहते हो कि चलो हम भी ब्याह कर लेते हैं। तो ऐसे होते हैं अधिकांश लोगों के ब्याह। अब जब ब्याह इस हिसाब से होते हैं तो भारत दुनिया के देशों में क्यों ना सबसे दुखी देशों में गिना जाए। उस दुख के और भी कारण होंगे, उदाहरण के लिए गरीबी, अशिक्षा, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं उसमें भारत से कहीं ज़्यादा गरीब और कहीं ज़्यादा अशिक्षित लोग भी भारतीयों से ज़्यादा सुखी पाए गए हैं। भारतीयों जैसे दुखी लोग दुनिया में बहुत कम हैं। उस दुख के बहुत कारण हैं, लेकिन जो भारतीय परिवार व्यवस्था है और जो भारतीय विवाह व्यवस्था है वो उस दुख के प्रमुख कारणों में से है। आचार्य जी, आपकी बात बहुत कचोट भी रही है, दर्शकों को भी कचोट रही होगी, मगर फिर भी मैं ये जो मैं घरों में तर्क सुनता आ रहा हूँ, मैं आपसे डिस्कस करना। जैसे आपने कहा कि जिम्मेदारियाँ, आमतौर पे तो शादी का जो प्रमुख तर्क होता है वो यही होता है कि लड़का शादी करेगा तो ही जिम्मेदार बनेगा, वरना तो वो गैर जिम्मेदार बना रहेगा और लफंगाई करता रहेगा। तो ये तो नहीं, तो वो शादी करके जिम्मेदार बने इसके लिए एक लड़की की बलि दी जाएगी। माने आप एक गैर जिम्मेदार आदमी के साथ एक लड़की को बांध दोगे ताकि वो आदमी जिम्मेदार बन सके। ये तो उसको जिम्मेदार बनाने की बड़ी भारी कीमत चुकाई जा रही है, और कोई भरोसा है कि इससे उसमें जिम्मेदारी आ जाएगी? सामाजिक परिभाषा के हिसाब से एक स्त्री जो है वो पूर्ण तभी कहलाती है जब वो माँ बन जाती है, और इसके लिए शादी होना तो उसके इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि आप स्त्री से पहले एक मनुष्य हो। आप स्त्री से पहले एक मनुष्य हो। स्त्री होना तो बहुत छोटी बात है, बहुत बाद की बात है। ज्ञानियों ने, संतों ने इतना समझाया है ना कि देह तो आपका एक पिंजड़ा भर है। आप उस पिंजड़े के भीतर जो मैना बोल रही है, जो पक्षी बोल रहा है, आप वो हो। तो जो पक्षी है उस पिंजड़े में कैद है। पिंजड़े का कितना महत्व है? पिंजड़े का इतना ही महत्व है कि पिंजड़े को पिंजड़ा जाना जाए। पाथर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। काकड़ चुन चुन महल बनाया और लोग कहें घर मेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। जब ये पिंजरा नहीं है तुम्हारा तो तुम पर यह दायित्व तो कहां से आ गया कि इस पिंजरे से तुम एक और पिंजरा पैदा करो? कि खुद तो देही बनकर पैदा हुई ही हो आप, और बिना ये जाने कि देह कौन है, हम कौन हैं, ये दुनिया क्या चीज़ है, हमारे इस दुनिया में होने का अर्थ क्या है, ये सब कुछ पता नहीं है, और प्रजनन में लग गए। भारत में अभी भी लड़कियां 16, 18, 20 की होती हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं। और ये बात कितनी चौंकाने वाली है, कितनी खतरनाक है। वो 18-20 साल की लड़की, बच्ची, तो वो 12वीं पास या जाने अभी 10वीं पास क्या है, वो कॉलेज में पहले दूसरे साल में है, 18, 20, 22 साल की है, वो माँ बन रही है। उसे क्या पता है दुनिया का, ज़िंदगी का। और आप कह रहे हो कि बच्चा पैदा कर दिया तो वो पूर्ण हो जाएगी। वाह! उसने अभी शिक्षा अपनी पूरी करी नहीं, और ना आप ये बोलते हो कि शिक्षा पूरी करने से लड़की पूर्ण हो जाती है, पर आप बोल रहे हो कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य आके उसे संभोग करेगा, उसे गर्भ हो जाएगा, फिर वो जन्म दे देगी तो पूर्ण हो जाएगी। ये क्या जानवरों वाली बातें हैं? ये काम तो कोई भी जानवर कर सकता है ना। किसी भी मादा के साथ ये हो जाता है कि कोई नर आता है और नर उसकी देह के साथ रहता है तो वो माँ बन जाती है, तो इससे वो पूर्ण हो जाती है क्या? तो ये बहुत मूर्खता का तर्क है, और कृपया इस तर्क को स्वीकार न करें। रादर ये कहा जाता है कि जो शादी है वो प्रोडक्ट है एक सिविलाइज सोसाइटी का। तो अगर स्त्री या पुरुष शादी नहीं करेंगे, सपोज लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो जानवरों जैसा है।
नहीं, देखो पहली बात तो ये कि आप अगर सचेत नहीं हो, आप को अगर सेल्फ नॉलेज नहीं है, आप अगर खुद को नहीं जानते, आत्मज्ञान बहुत आपका कम है, तो लिव इन भी कोई शादी से बहुत बेहतर चीज़ नहीं होती है। ये लिव इन वाले भी एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करते देखे गए हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। भाई दो मूर्ख हैं, वो किसी भी स्थिति में रहें मूर्ख ही रहेंगे, उनकी मूर्खता थोड़ी बदल जाएगी। वो शादी कर रहे हैं तो भी मूर्ख हैं, और लिव इन कर रहे हैं तो भी मूर्ख हैं। तो लिव इन ऐसा नहीं है कि वो शादी से निश्चित रूप से कोई बेहतर व्यवस्था है। लेकिन ये जो बात है कि बिना विवाह के तो जानवर साथ में रहते हैं, तो एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि आप जो सामाजिक व्यवस्था बनाते हो ना, वो आपके भीतर के जानवर को ख़त्म नहीं करती है, बस जानवर के ऊपर मनुष्य होने का मुखौटा लगा देती है। हो तो आप अभी भी जानवर, हो तो आप अभी भी जानवर। जानवरों के साथ तो फिर भी एक आपको सहूलियत है कि वो झूठ नहीं बोलते, पाखंड नहीं करते। और मनुष्यों के साथ समस्या ये है कि वो सारे काम जानवरों जैसे कर रहे हैं, पर प्रदर्शित ऐसे कर रहे हैं जैसे कितने सभ्य और सुसंस्कृत हों और अपनी पशुता से उठकर दैवीयता पर आ गए हों। तो आप इंसान बनकर भालू बंदर कुत्ते बिल्ली वाली हरकत करो, इससे अच्छा है कि आप अपनी पशुता को प्रकट ही हो जाने दो। वो प्रकट हो जाएगी तो उसके मिटने की कुछ संभावना बनेगी ना। देखिए, नैतिकता पशुता को समाप्त नहीं कर देती, सिर्फ उसका दमन करती है, उसको सप्रेस कर देती है। और जिस चीज़ को आपने सप्रेस कर दिया, उसको आपने एक भीतरी तहखाने में कहीं छुपा दिया। छुपा दिया माने सुरक्षित कर दिया। जो चीज़ तहखानों में होती है कभी खोती नहीं, कभी नष्ट नहीं होती। तो जो मनुष्य की पशुता है, उसको बचाने का, उसको सुरक्षित रखने का ये एक बड़ा कारगर तरीका रहता है कि उसके ऊपर सामाजिक नैतिकता थोप दी जाए कि काम तो तुम जानवर वाले ही करो, पर इस तरीके से करो कि लगे कि इंसान हो तुम, लगे कि इंसान हो तुम। इंसान में और पशु में अंतर क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। पशु प्रकृति पर चलता है, इंसान प्रेम पर चलता है। पशु प्रकृति पर चलता है और इंसान प्रेम पर चलता है। जो प्रेम पर ना चल पाए वो पशु है। तो एक नर पशु एक मादा पशु की ओर आकर्षित होता है, ये प्रकृति की बात है। इसमें उसका कहीं कोई विचार नहीं शामिल है, कोई विवेक नहीं शामिल है। नर बंदर मादा बंदर की ओर जाएगा, नर कुत्ता मादा कुत्ता, ये दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे। इंसान वो है जो प्राकृतिक आकर्षणों पर नहीं, प्रेम पर चले। और प्रेम की क्या परिभाषा होती है? जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। ठीक, प्रेम का मतलब होता है मैं उधर को नहीं जा रहा जिधर को मेरी प्राकृतिक वृत्तियां मुझे खींच रही हैं, मैं उधर को जा रहा हूं जिधर मुक्ति है। मैं उधर को नहीं जा रहा जिधर वृत्ति है, मैं उधर को जा रहा हूं जिधर मुक्ति है। ठीक, समझ में आई? तो इंसान आप सिर्फ तभी हो जब आप प्रेम पर चलो। जो प्रेम की जगह किसी भी और चीज पर चल रहा है वो जानवर ही तो है। फिर चाहे वो कोई जंगल का बिल्कुल जंगली असभ्य आदमी हो, जो जानवरों जैसा ही बर्ताव करता हो, तो वो तो है ही जानवर, जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा है, लेकिन वो कम से कम ईमानदार जानवर है। या वो कोई शहरी सभ्य जानवर भी हो सकता है जिसके पास प्रेम नहीं है, तो नैतिकता पर चलता है। प्रेम है नहीं उसके पास, तो वो सामाजिक नैतिकता और परंपरा वगैरह पर चलता है। और सामाजिक परंपरा नैतिकता पे चल के वो अपने आप को सभ्य बोल देता है। वो बोलता है मैं जंगल के जानवरों से बेहतर हूं। अरे तुम कैसे उनसे बेहतर हो? प्रेम न जंगल के जानवर के पास है, न शहर के इंसान के पास है, तो शहर का इंसान जंगल के जानवर से बेहतर कैसे हो गया? ये दोनों तो एक ही श्रेणी के हैं ना, शहर का इंसान, जंगल का जानवर। दोनों ही अपनी प्राकृतिक वृत्तियों पर चल रहे हैं। जंगल का जानवर भी हिंसक है,
शहर का इंसान भी हिंसक है, बस शहर का इंसान व्यवहार प्रदर्शन ऐसे करता है जैसे वो जानवर से थोड़ा बेहतर हो गया हो। ठीक है, तो जो प्रेम पर चल सके इंसान कहलाने का अधिकार बस उसको है। इसमें आचार्य जी जैसे जो जानवर हैं, आपने कहा कि वो प्रकृति पर चलते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि जानवर हैं, नहीं कुछ बात बनी, नहीं आपस में जो है संबंध बन पाया, तो अलग अलग हो गए, अपनी अपनी दिशा जो है मुड़ गए। पर इंसान जो है शादी के बंधन में बंधने के बाद वो बंधन उसको मदद करता है कि जो आप जो है उस तरीके से छिटक ना जाओ, जानवरों जैसा बिहेव ना करो, और साथ में बंधे रहो एक रिश्ते के अंदर, और बात अगर नहीं भी बन रही है तो भी उसे संभाल करके रखो। क्या बोला अभी? बंधे रहो एक रिश्ते में। जी, बंधे रहो एक रिश्ते में, बंधे रहो एक रिश्ते में। पशु की परिभाषा ही यही है जो बंधा हुआ है। जो पाश में है उसको पशु बोलते हैं। पाश माने बंधन। तो अगर आप विवाह में बंधे हुए हैं तो आप जानवर ही तो हैं। जो बंधा हुआ है उसको ही तो जानवर बोलते हैं। जो बंध गया है, जो किसी भी ऐसी चीज में है जिससे वो मुक्त नहीं हो सकता, उसको जानवर बोलते हैं। आप किसी भी ऐसी चीज में हो जिससे अब आप मुक्त हो ही नहीं सकते, तो आप जानवर हो। और क्या हो आप? आप घर में जानवर रखते हो, आप उसको बांध देते हो, बेचारा मुक्त तो हो नहीं सकता। और आप घर में रहते हो, आप स्वयं भी मुक्त नहीं हो सकते, तो आप में और घर में जो जानवर बंधा हुआ है दोनों में अंतर क्या है? मुक्त तो दोनों ही नहीं हो सकते, दोनों ही फंसे हुए हो। हाँ? मुझे मालूम है, जैसा इन्होंने कहा, बहुत लोगों को ये बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी। पर बात मीठे और कड़वे की तो नहीं है ना भाई, बात तो सच और झूठ की है। जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं उनमें कोई बात तथ्य से हटकर हो तो कहिए। और हमारा काम ये तो नहीं है कि जो मान्यताएं चली आ रही हैं और जिन बातों को आप मानते हो, जिन बातों को आपकी कल्पना ने श्रेष्ठ मान रखा है, हम उन्हीं बातों का समर्थन करते रहें। सच बोलना तो अच्छी बात होती है ना। बचपन से ही कम से कम आपने ऊपरी तौर पे तो बच्चों को यही बोला है कि सदा सच बोलना। अब अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो क्यों आपको इतना बुरा लग रहा है? क्यों आप मुझे गाली देते हो? आप ही ने मुझे सिखाया था सदा सच बोलना, तो बोल रहा हूँ। सर जी, ऐसे ही इन्हीं टॉपिक्स पे जब वीडियो आता है तो एक तर्क ये भी आता है कमेंट्स में कि अगर शादी की व्यवस्था हटाई जाए तो अराजकता फैल जाएगी, और जैसे माँ बाप हैं उनको तो हमारे कल्चर में भगवान का दर्जा ही दिया जाता है, और जिस तरीके से कल्चर दिया गया है वो तो अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे अनकल्चर्ड से जिएंगे। देखो, आप जैसे हो और जैसे आपके विवाह हैं, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलती हैं चीज़ें। जैसे आपकी दुकान है, जैसे आपके दफ्तर हैं, जैसा आपका समाज है, जैसी आपकी सरकार है, हाँ, ठीक वैसा ही तो आपके घर का कारोबार भी होगा ना। हम जैसे हैं उससे हमारे विवाह बहुत अलग नहीं हो सकते। जैसा हमारा संसार है, हमारा परिवार, उससे बहुत अलग नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो पाएगा कि आप बाकी सब कुछ यथावत रखते हुए बस विवाह रोक दो। नहीं हो पाएगा। विवाह तो चलेगा, क्योंकि जैसी ये दुनिया आपने बनाई है, जिस दुनिया के निर्माता आप हो, जिस दुनिया के केंद्र में आप हो, उस दुनिया में विवाह तो एक अनिवार्यता है। या आपने एक प्रेमहीन दुनिया बनाई है, या आपने एक हिंसक दुनिया बनाई है, या आपने एक अंधी अज्ञानी दुनिया बनाई है। जब आपकी दुनिया में सब कुछ अप्रेम से और अज्ञान से है, तो फिर उसमें पुरुष और स्त्री का संबंध भी तो अप्रेम और अज्ञान में ही होगा ना, तो विवाह चलेगा। तो इस तरह का काल्पनिक प्रश्न करना कि अगर विवाह हटा दिया तो विवाह हट ही नहीं सकता। आप जैसे हो, आप 25-28 के होते होते शादी के लिए न कुल बुलाने लग जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप न भी कुल बुलाओ तो ये हो ही नहीं सकता कि जैसी आपने संगत करी है, जैसे आपके रिश्तेदार और दोस्त आ रहे हैं, वो आपके ऊपर चढ़ना बैठे कि तू 28-30 का हो रहा है, अभी तक तेरी शादी नहीं हुई, वो चढ़ बिल्कुल बैठेंगे। तो आपका जब सब कुछ वैसा ही है जैसा है, तो फिर
विवाह भी वैसे ही होते रहेंगे जैसे हो रहे हैं। तो गलत मत समझिएगा, मैं जब विवाह की बात करता हूं तो मैं बात इंसान को बदलने की करता हूं, क्योंकि इंसान जब तक वैसा है जैसा है, विवाह भी वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। क्योंकि जो कुछ भी है उसके केंद्र में तो आप है ना, आप ही उसके कर्ता हैं, आप उसके डूअर हैं, आपने ही करा है, आपने ही विवाह की संस्था बनाई है, आपका ही बनाया हुआ घर भी है, आपका ही परिवार है, और आपका ही समाज है, और आपकी ही सरकार है, और आपकी ही दुकान है, और सब कुछ आपका है। आप नहीं बदलोगे तो कुछ भी कैसे बदलेगा? ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे और विवाह नहीं होगा तो फिर कुछ उल्टा पुल्टा बिल्कुल होगा। तो हम बात जो कर रहे हैं वो भले ही विवाह पर है, क्योंकि प्रश्न मुझसे आज विवाह पर पूछा गया है, लेकिन जो मेरा केंद्रीय सरोकार है वो शादी ब्याह से नहीं है। मेरा केंद्रीय सरोकार है इंसान का परिवर्तन, और इंसान चूंकि बिल्कुल अंधेरे में और अज्ञानी है, इसीलिए उसके रिश्ते भी बिल्कुल अंधेरे हैं और दर्दनाक हैं। तो स्त्री पुरुष का रिश्ता भी हमारा इसीलिए इतना खराब है, क्योंकि हम ही खराब है, तो हमारे रिश्ते भी खराब हैं। आचार्य जी, कमेंट्स में अक्सर ये सवाल देखने को मिलता है कि आपकी बात से आंखें अब तो खुली हैं, मगर सामने दिखता है कि ये परमानेंट इरिवर्सिबल जोड़ा जो है बन चुका है। इरिवर्सिबल कुछ नहीं होता है। क्या इरिवर्सिबल होता है? मौत होती है इरिवर्सिबल, उससे पहले सब रिवर्सिबल होता है, सब रिवर्सिबल होता है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि एक बार जोड़ा बना लो, उसके बाद जोड़ा तोड़ने में कई दुख होते हैं और कई तरह के झंझट होते हैं। खासतौर पे अगर बच्चा हो गया हो तो बच्चे के भविष्य को लेके खतरे होते हैं, वो मैं समझ जानता हूँ। और ये जानने के बाद मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि जोड़ा कोई आसमानों में, किसी स्वर्ग में, किसी भगवान के द्वारा बनी चीज़ नहीं होती है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जब जोड़ा टूटता है तो उसमें कितने तरह की समस्याएं आती हैं, और ज़्यादा समस्या जो आती है वो महिला के लिए आती है और बच्चे के लिए आती है। महिला के लिए इसलिए आती है कि भारत में 90-92% महिलाएं कमाती तो है नहीं। अब पति संबंध विच्छेद कर लोगी तो जियोगी कैसे? चलो एलिमनी मिल जाती है, और ठीक है, एलिमनी का मुद्दा भी बड़ा बहस में रहता है, पर उसके बाद भी अकेले जीने की ताकत मांसपेशियां कभी विकसित तो करी नहीं होती हैं। अब पति घर से निकल जाओगी, मायके में परित्यक्त कहलाओगी, उसका एक सोशल स्टिग्मा होता है ना, तो जियोगी कैसे? तो और बच्चा होता है, बच्चे को तो स्कूल में भी ताने मिलेंगे, और बच्चा तो ये चाहता है कि माँ बाप दोनों से ज़रा बातचीत चलती रहे, और वो हो नहीं पाता है। फिर जो कानूनी व्यवस्था है वो ऐसी है कि तलाक के मामले 5-10 साल तक खिंचते रहते हैं, और उसमें बेईमानियाँ होती हैं, कुछ भी हो जाता है, हिंसा के मुकदमे चलने लग जाते हैं, और तलाक से शुरू हुई थी बात वो जेल तक चली जाती है बात फिर। तो ये सब मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी ही टूट जाए इससे कहीं अच्छा है कि कैद की सलाखें तोड़ दो। वो सलाखें तोड़ना आसान नहीं होगा और कीमत चुकानी पड़ेगी, दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन कैद में घुसते क्यों हो भाई? ये नौबत क्यों आ रही है कि अब मुझे बोलना पड़ रहा है कि सलाखें तोड़ दो? ऐसे तुम गैर जिम्मेदार रिश्ते बनाते क्यों हो जो नर्क निकलते हैं? तब कौन सी मूर्खता, मूर्छा, हवस छाई रहती है? तब तो बस ये रहता है कि मम्मी ने बता दिया और फोटो में सेक्सी लग रही है, झट से अब ब्याह कर लो। और बाद में कहते हो कि फंस गए हैं, हाय हाय। ये करते क्यों हो? ये नौबत ही क्यों आए कि तलाक लेना पड़े, डाइवोर्स लेना पड़े, संबंध विच्छेद की बात हो? रिश्ते जब बनाओ तो जिम्मेदारी से बनाओ ना। क्यों इतने आतुर रहते हो कूद पड़ने के लिए कि अभी 25 के हो गए, ब्याह करना है? जिसके साथ तुम चाह रहे हो कि अब एक कानूनी
रिश्ता बना लो जिसपे धर्म की मुहर लगेगी, समाज की मुहर लगेगी, अदालत की मुहर लगेगी, उसके साथ कम से कम 10 साल तो बिताओ। और ये बात भी बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिसके साथ तुमने कम से कम 10 साल नहीं बिताए उसके साथ कोई तुम लीगल, सोशल, रिलीजियस ऑब्लिगेशन मत खड़ी कर लेना। कम से कम 10 साल कह रहा हूं, क्योंकि 10 साल से पहले इंसान के सारे चेहरे पता नहीं चलते। सारे चेहरे तो 10 साल में भी नहीं पता चलते, पर 10 साल में कम से कम उसको थोड़ा बहुत जान जाते हो। और 10 साल में तुम्हारी भी कुछ उम्र हो जाती, थोड़े परिपक्व हो जाते हो, 30 पार कर जाओगे, तुम्हारी भी कुछ बुद्धि आ जाएगी। और हो सकता है कि 10-15 साल दोनों इकट्ठे हो, तो उसके बाद कहो कि इकट्ठे हैं तो अब काहे के लिए गठबंधन का झंझट करना, हम जैसे चल रहे हैं बहुत सुंदर चल रहे हैं, क्या समस्या है। लेकिन तुम्हें गठबंधन करना भी है तो मैं कह रहा हूं कम से कम एक दूसरे को 10 वर्ष तक जानो पहले, क्योंकि भारत में गठबंधन से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हा? और बच्चे आ गए तो तुम बच्चों को चौपट करते हो फिर। आचार्य जी, भारतीय संस्कृति में आपने अभी जो बात कही कि आप एक दूसरे को कम से कम 10 साल तक तो जानो, बहुत ही इमोरल प्रतीत होगी लोगों को। जैसी भी प्रतीत हो, लड़का तुम्हारा या लड़की तुम्हारी पागल हो जाए एक रिश्ते में, उससे इमोरलिटी कहीं भली है। तुम जानते हो, जाकर किसी भी तुम मनोवैज्ञानिक से पूछो, तुम्हें बताएगा कि दुनिया भर में मानसिक रोग, मेंटल डिजीज का सबसे बड़ा कारण विवाह है। सिर्फ रिलेशनशिप्स भी नहीं बोलेगा, विवाह। आप चाहते हो क्या कि आपकी लड़की या लड़का पागल ही हो जाए शादी के बाद? और पागल ऐसे ही नहीं होते कि वो बावरा हो गया है और पजामा फाड़ के सड़क में घूम रहा है एकदम और बाल नोच रहा है, अपने पत्थर मार रहा है दूसरों को, इसी को नहीं पागल कहते। विक्षिप्तता बहुत तरीके की होती है, छुपी प्रच्छन्न विक्षिप्तताएं होती हैं। आप साइकेट्री थोड़ा पढ़िए, जहाँ पता भी नहीं चलेगा आदमी पागल है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बढ़ चुकी होगी, उसके व्यक्तित्व के कुछ हिस्से विक्षिप्त हो चुके होंगे। तो वो सब होने से कहीं बेहतर है कि दो परिपक्व इंसान, वयस्क, एक दूसरे को अच्छे से जान ले, उसके बाद उनको लगता है गठबंधन करना है तो कर ले। इसमें जानने से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। नहा नन्ना, नहा नन्ना। ना मैं ये कह रहा हूं कि जो लिव इन वाले होते हैं एक दूसरे को बहुत जान जाते हैं। मैंने लिव इन के कितने ही जोड़ों को एक दूसरे का सर फोड़ते देखा है। अदालत भी जो लिव इन वाले होते हैं इनको कुछ मामलों में शादीशुदा ही मानती है। तो साथ ही साथ ये भी है कि एक अनिवार्यता अपने ऊपर नहीं बना लेनी चाहिए कि अगर किसी के साथ 4 दिन रुकने को मिल रहा है तो हम कह देंगे हाय हाय मैं तो छुई मुई हूं, मैं तेरे साथ कैसे रह सकती हूँ। ठीक है, 4 दिन अगर कहीं रहने को मिल रहा है, उसका कोई अनिवार्य रूप से मतलब सेक्स तो नहीं होता ना। सेक्स को भी नहा नना, अनिवार्यता नहीं है। क्यों मान रहे हो कि 2 लोग 4 दिन कहीं गए हैं तो सेक्स के लिए ही गए होंगे? और क्यों ये कह देना है कि 10 साल तक साथ हैं तो सेक्स बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए? नहा नना, क्योंकि मुद्दा ही नहीं है बहुत बड़ा। हम वेदांत की बात कर रहे थे ना, तुम उपनिषदों से, तुम ऋषियों से जाकर के पूछोगे, तुम कपिल ऋषि, कणाद ऋषि, इनसे जाकर के पूछोगे, अगर बैठे हैं तुम्हारे सामने शौनक और तुम उनसे पूछो, बड़े ऋषि थे, या व्यास बैठे, अभी अभी उन्होंने वेदांत सूत्र समाप्त करे हैं, और तुम उनसे पूछो कि पुरुष और स्त्री को सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुमसे पूछेंगे किस भाषा में बात कर रहे हो बेटा? हमसे पूछने के लिए कुल तुम्हें यही बात मिली? इस बात का अध्यात्म से क्या लेना देना? तुम्हें करना सेक्स करो, नहीं करना ना करो, भाड़ में जाओ, ये कौन सी बड़ी बात है? ये मलमूत्र की बात हमसे करने मत आओ, हमसे कोई बड़े मुद्दे की बात करो। तो ये जो सेक्सुअल ऑब्सेशन है कि कुल मिलाकर के इंसान को एक ही तरीके से देखना है सेक्स, ये बहुत बेहूदी बात है, बड़ी अश्लील बात है। कि आपको कोई लड़की दिखाई दे रही है, आप बस ये सोच रहे हो अच्छा इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा कि नहीं होगा। आप किसी लड़की को देखने गए हो तो उससे पूछ रहे हो विवाह के लिए
और उससे पूछ रहे हो अच्छा तुम वर्जिन हो कि नहीं हो। ये क्या दृष्टि है? आपको किसी लड़के से किसी तरीके की ईर्ष्या हो रही है, किस बात की? उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सेक्सी है, या वो 3 लड़कियां लेके घूम रहा है। ये नजर कौन सी है जो सेक्स के अलावा कुछ देखती ही नहीं? ये क्यों नहीं कहते 2 इंसान एक साथ जा रहे हैं? क्यों कह रहे हो एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ जा रहे हैं? मनुष्य नहीं दिखाई देता क्या? हर बात में तुमको बस लिंग, जेंडर, सेक्स। हाँ, रह सकते हैं, एक लड़का लड़की साथ रह सकते हैं। ये क्यों नहीं कह रहे 2 इंसान साथ रह रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे? वो भी मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे लड़के लड़की हैं ही ऐसे कि वो जब भी किसी होटल में साथ रहने जाते हैं तो सेक्स के लिए ही जाते हैं। एक लड़का लड़की कहीं ओयो में घुस रहे हो तो 99% संभावना है कि वो कॉन्डम साथ लेके ही जा रहे होंगे। अब ये फिर मेरी बात न जाने कितनों को बुरी लग जाएगी, पर ऐसा है भाई। तो हमारे लड़के लड़की हैं इसी तरह के। मैं पूछ रहा हूं, ऐसा होना जरूरी है क्या? ऐसा होना जरूरी है क्या कि आप एक पुरुष के साथ हो या स्त्री के साथ हो तो उसमें कारण सेक्सुअल ही हो? जरूरी है क्या? हम पुराने धार्मिक साहित्य में कितने उल्लेख आते हैं, वेदों में कितनी ही ऋचाएं हैं जो महिलाओं द्वारा रचित हैं। कितनी ही जगह हैं जहां पर ऋषिकाएं और ऋषि बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। क्या ये बोलोगे कि एक महिला और पुरुष बैठे हैं? ये नहीं कहोगे क्या कि 2 विद्वान मनुष्य बैठे हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं उस संभावना की बात कर रहा हूं। इसमें आचार्य जी ऐसा लग रहा है जैसे जो प्रॉब्लम है, हम अक्सर क्या करते हैं कि सोसाइटी में, समाज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पिन पॉइंट करके उठा करके देखते हैं कि अच्छा लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज बेटर है, अच्छा लिव इन बेटर है या फिर मैरिज बेटर है, रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वैसा ही होना चाहिए या फिर उसको कोई रिश्ते को नाम देना चाहिए। तो अलग अलग तरीक़ों से हम उनको देखते हैं और उन्हीं में ही हम सोल्यूशन जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं बिना क्वेश्चन करे कि हम कौन हैं। तो जब आप उस चीज़ को देख रहे हैं और बता रहे हैं तो आप पूरे के पूरे सोशल फैब्रिक पे ही क्वेश्चन। मैं पूरा पैराडाइम ही बदल रहा हूं। आप एक फ्रेमवर्क के भीतर अपनी समस्या और मुद्दा लेकर आ जाते हो। मैं कह रहा हूं तुम्हारा फ्रेमवर्क ही गलत है, वो जो पैराडाइम है, वो जो चौखटा है तुम्हारा, वही गलत है। उसके भीतर जो तुम समाधान निकालोगे वो भी उसके अंदर ही होगा, इसीलिए गलत ही होगा। तो तुमको सचमुच अगर समस्या का समाधान चाहिए तो तुम्हें वो अपना पैराडाइम, अपना वो फ्रेमवर्क, अपना वो तल ही त्यागना पड़ेगा, नहीं तो कोई समाधान नहीं है। आज आप किस समस्या को लेकर के आई थी? आपकी समस्या ये थी कि भारत में डाइवोर्स रेट तो 1%, लेकिन भारत दुनिया के सबसे दुखी देशों में आता है और मेंटल डिजीज में भी भारत बिल्कुल एकदम शीर्ष पर आता है कि लोग पागल हुए जा रहे हैं और हम कहते हैं हमारा फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है। तो कुछ तो बात होगी। ये आपकी समस्या थी ना। मैं कह रहा हूं जब तक हम जैसे हैं तब तक ये समस्या नहीं सुलझेगी। इंसान को बदलना पड़ेगा, फिर उसका घर भी ठीक हो जाएगा, उसके रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। इंसान को बदलना पड़ेगा। इंसान को बदले बिना तो फिर एक समस्या से आप दूसरी समस्या पे कूद जाओगे। जी, असल में यही होता है क्योंकि कोई समस्या होती है, उसके लिए एक सोल्यूशन आ जाता है, आपको लगने लगता है कि वो समस्या सुलझ गई है, पर ये नहीं देखा जाता कि उससे कितनी नई समस्याएं और नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे कि आपको बीमारी ना पता हो, आप लक्षणों का उपचार करने लग जाओ, ठीक है, और लक्षणों का उपचार करने में आप 4 नई बीमारियां पैदा कर लो। मूल बीमारी तो कहीं नहीं गई, बस उसका लक्षण दबा दिया, लेकिन लक्षण को दबाने के लिए जो दवाई खा ली उससे 3 नई बीमारियां पैदा कर दी। ये हम करते रहते हैं लगातार। मूल बीमारी हम समझते नहीं। मूल बीमारी है आदमी के भीतर का अंधेरा, स्वयं के प्रति अज्ञान। वो जब तक नहीं हटेगा, मैं जब तक स्वयं को जानूंगा नहीं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम हर तरह की बेवकूफ़ियां करते ही रहेंगे। हम नौकरी गलत चुनेंगे, हम रिश्ते गलत बनाएंगे, हम घर गलत बनाएंगे, हम समाज गलत बनाएंगे, हम संस्कार गलत देंगे, हम सरकार गलत बनाएंगे, हम सब कुछ गलत बनाएंगे। अभी इतना कुछ जो है गलत लग रहा है या दिख रहा है,
तो क्या फिर तरीका हो उसको सुधारने का? आध्यात्मिक शिक्षा, जो कि हम दे नहीं पा रहे हैं। और उस आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा सिर्फ एक मतलब है, सेल्फ नॉलेज, जानना कि तुम कौन हो, दुनिया क्या है ये बताने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्डली नॉलेज के लिए पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। जो एक चीज़ उसमें रह जाती है वो ये है कि ये जगत और ये जीव, इनका रिश्ता क्या है। जो कुछ मुझे दिखाई देता है उसमें देखने वाला कौन है भीतर बैठा जो इस पूरी दुनिया का अनुभव करता है। तो वो चीज़ रह जाती है, इधर की सारी बात हो जाती है, इधर की कोई बात नहीं होती है। ये चीज़ अगर आ जाए तो आप जितनी समस्याओं की बात कर रहे हैं वो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सेल्फ नॉलेज के लिए अक्सर ही लोग सेल्फ हेल्प के पास चले जाते हैं। अरे वो एक और ऊंचे तल की मूर्खता है। वो वैसा ही है जैसे मैरिज काउंसलर्स होते हैं। तो सब उससे कुछ नहीं होता। कौन सी सेल्फ हेल्प? सेल्फ को जानते नहीं, हेल्प कहाँ से हो जाएगी? अगर सेल्फ हेल्प की वास्तविक परिभाषा आप पूछना चाहते हैं तो सेल्फ नॉलेज अलोन इज सेल्फ हेल्प। जो सेल्फ है माने जो अहम है भीतर, उसकी सिर्फ एक तरीके से मदद करी जा सकती है, उसको जान करके, उसके तौर तरीके, कहाँ से उसकी इच्छाएं आ रही हैं। वो कोई इच्छा उठ रही है, उसको इच्छाएं रहती हैं, उसके हर विचार में इच्छा छुपी होती है। ये भावनाएं, ये इच्छाएं, ये विचार, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या चल रहा है, मैं जो कल सोच रहा था मैं आज नहीं सोच रहा, वजह क्या है? मैंने कैसे फलानी चीज़ पसंद करनी शुरू कर दी? अच्छा ऐसा कैसे है कि मेरे परिवार में सब एक चीज़ पसंद करते हैं और उस परिवार में सबके सब कोई दूसरी चीज़ पसंद करते हैं? अच्छा ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ जितने लोग हैं उन सबको एक तरह सोचना होता है और उधर जो बैठे हैं दूसरे धर्म के लोग हैं वो सब बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचते हैं? तो ये सब जो हमारे विचार हैं, हमारी पसंदें, हमारे हैं क्या? और अगर जो खाना मुझे पसंद है वो इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे घर में बनता था, क्रिकेट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे मोहल्ले में खेला जाता था, मुझे बास्केटबॉल तो पसंद है नहीं, मुझे बास्केटबॉल क्यों नहीं पसंद है? पर हम ये नहीं सोचते कि मैं बास्केटबॉल क्यों नहीं पसंद है, हम आईपीएल देखने बैठ जाते हैं। एक बार सोचो तो सही कि भारत में सबको क्यों क्रिकेट, हर कोई बोलता है क्रिकेट मेरी खून में है, ब्राजील वाला क्यों नहीं बोलता क्रिकेट उसके खून में है? इसका मतलब बात खून की है ही नहीं ना, कोई और बात है, वो हम समझना नहीं चाहते। यही आत्मज्ञान है, अपने आप को जानना, अपनी पसंद नापसंद को समझना। मुझे कोई चीज़ क्यों पसंद आ गई है, वो सचमुच मेरी पसंद है क्या? जब मैं कहता हूँ मेरी मर्जी, मेरा निर्णय, मेरा डिसीजन, मेरे निर्णय क्या मेरे निर्णय है सचमुच, या मुझे पट्टी पढ़ा दी गई है जाने में अनजाने में, होश में बेहोशी में? ये आत्मज्ञान होता है। जब ये होने लग जाता है तो उसके बाद फिर चीज़ें सुधरने लगती हैं।